प्यारे बच्चों, आपने कल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को देखा था। एंथरवाल की जो स्पोरोजिनस कोशिकाएं हैं वो कैसे पॉलिन ग्रेन का निर्माण करती हैं। तो अब आपको कल की वीडियो में बताया गया था, ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो 4 कोशिकाएं बनी हैं वो 4 कोशिकाएं एक विशेष मैनर में व्यवस्थित रहती हैं, जिसे हम टेट्रॉड कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, अर्थात 4 अगुणित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के मैनर में व्यवस्थित होती हैं। अन्य पौधों में भिन्न पौधों में भिन्न तरह से व्यवस्थित रहती हैं। अभी आपको एक सिंपल व्यू बताया जा रहा है कि एक चारों कोशिकाएं एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज रह के कैसे टेट्राड का निर्माण करते हैं। तो ये एक टेट्राड का आप व्यू देख रहे हैं चित्र में कि कैसे अगुणित कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहकर टेट्राड का निर्माण कर रही हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, एक बीच में एक पट्ट टाइप का दिखाई दे रहा है। ये जो 2 हेप्लॉइड सेल्स के बीच में ये जो सेप्टम टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये कैलोज है। क्या है ये? कैलोज। ये कैलोज का जो निर्माण है वो जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर था, जिसे हम टैप्टम कह रहे थे, उसी टैप्टम के सेक्रेशन से निर्माण होता है। तो बाद में ये चारों कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे अलग हो जाती हैं और फिर यही माइक्रोस्पोर जो एक क्रम में व्यवस्थित है अलग होकर मैच्योर होकर परिपक्व होकर के एक पॉलिन ग्रेन का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे कि इन पॉलिन ग्रेन एक्चुअली में संरचनात्मक रूप से कैसा है। एक पॉलिन ग्रेन का हम यहाँ डायरेक्ट चित्र बनाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉलिन ग्रेन कैसे मैच्योर हो रहा है और माइक्रोस्पोर पॉलिन ग्रेन में बदल रहा है। आप ध्यान दें, यह एक अगुणित कोशिका है। चूंकि आपको मालूम है कि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी है, तो इसलिए अगुणित कोशिका है। यह पॉलिन ग्रेन की जो भित्ति है वो 2 लेयर की बनी होती है, जिसमें आउटर लेयर जो बाहर की तरफ है वो उसे एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन। ठीक। और जो अंदर की तरफ लेयर है उसे हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइन जो है वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन द्वारा इस एक्साइन लेयर का निर्माण होता है। यह स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड सबस्टेंस है और ये इस तरह का सबस्टेंस है जिस पर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत इजीली कार्य नहीं कर पाता है। और इसी कारण इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण ही ये पॉलिन ग्रेन के जीवाश्मीकरण में, फॉसिलाइजेशन में सहायता मिलती है, जिससे कि इसका विघटन, डिग्रेडेशन नहीं होता और फॉसिल के रूप में ये कई वर्षों बाद भी किन्हीं अन्य पौधों को जो विलुप्त हो चुके हैं उनके पॉलिन ग्रेन हमें प्राप्त होते रहते हैं। जो इसकी आंतरिक इनर लेयर है जिसे हम इंटाइन कह रहे हैं, वो बनती है सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे बनती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। ध्यान रखेंगे, एक्साइन आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन से और जो इनर लेयर है जिसे हम इंटाइन कह रहे हैं वो सेलुलोज और पेक्टिन से। जैसे जैसे इसके मैच्योरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आप इसमें इस कोशिका में एक विशेष परिवर्तन देखेंगे और इस परिवर्तन में आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक प्रक्रिया हो रही है जिसे हम वैक्यूलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूलाइजेशन, अर्थात रिक्तिकाओं का निर्माण। आप यहाँ डायग्राम में देखें, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन रही हैं और इन छोटी रिक्तिकाओं के निर्माण को ही हम क्या कह रहे हैं? प्रोसेस ऑफ वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन के फलस्वरूप इसमें जो भी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि, ये इस रिक्तिका के बनने के कारण केंद्रक से दूर हो जाते हैं, लेयर की तरफ, इंटाइन लेयर की तरफ जाके स्थिर हो जाते हैं और जो केंद्रक होता है वो एक उसकी विपरीत दिशा में नीचे की तरफ आ जाता है। साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है, कोशिकांग जो है, वो एक तरफ किनारे चले गए और केंद्रक जो है वो एक तरफ किनारे चला गया।
ठीक है, धीरे धीरे और मैच्योरेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो ढेर सारी रिक्तिकाएं बनी थी वो सारी रिक्तिकाएं आपस में फ्यूज होकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर ली, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर ली। और अब इस स्थिति में इस कोशिका का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसमें विभाजन आरंभ होगा। इस केंद्रक, जो ये केंद्रक है, इसमें विभाजन होगा कौन सा? माइटोटिक। कौन सा विभाजन होगा? माइटोटिक। माइटोटिक मतलब आप जानते हैं सूत्री विभाजन। ऐसा सूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः अगर यह एक अगुणित कोशिका है तो इससे बनने वाली कोशिकाएं भी क्या होंगी? अगुणित ही होंगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब यह न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इस डिवाइडेशन के में भी एक टिपिकल कुछ एसिमेट्रिकल डिवाइडेशन हो रहा है, जिससे कि दो भिन्न भिन्न शेप की कोशिकाएं जनरेट होंगी। तो यह क्यों हो रहा है? इसमें जो स्पिंडल, आप जानते हैं सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों को अपने अपने पोल पे ले जाने के लिए स्पिंडल निर्माण होते हैं, जो उन गुणसूत्रों को अपने अपने विपरीत पोल पे लेकर जाते हैं। तो इसमें जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो एक असममित रूप में होता है, एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। इसके कारण इसमें दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी कोशिका और दूसरी छोटी कोशिका। तो आप यहां ध्यान दें, ये पोर्शन एक बड़ी कोशिका के रूप में है और ये पोर्शन एक छोटी कोशिका के रूप में। इस बड़ी वाली कोशिका को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सॉरी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, इसको क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी छोटी वाली कोशिका है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वह पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में सहायक होगी और जनरेटिव सेल जो है वो गैमीट बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी। इसके बाद आप ध्यान देंगे, जो जनरेटिव वेजिटेटिव सेल है उसमें किसी भी प्रकार का अब अगला विभाजन नहीं होना है, जबकि जनरेटिव सेल में अभी एक और डिवीजन होगा। यहां पे आप देख रहे हैं, यह एक माइक्रोस्पोर एक अगुणित कोशिका थी और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब दो कोशिकाओं का निर्माण होने से यह जो एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन था वह टू सेल्ड का हो गया। कितने का हो गया? टू सेल्ड स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल स्टेज की यह कोशिका, इसी स्टेज पर पॉलन ग्रेन क्या होता है? डेहिस हो जाता है, डेहिसेंस हो जाता है एंथर वॉल का, एंथर वॉल फट जाती है और पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? बाहर चले आते हैं। तो आप ध्यान देंगे, लगभग मोर देन 60% आवृतबीजी पौधों में जो पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस है, स्फुटन है, वह टू सेल्ड स्टेज पर ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिसमें थ्री सेल्ड स्टेज होता है। थ्री सेल्ड स्टेज कैसे हो जाता है ये बताते हैं। आपने यहां देखा कि वेजिटेटिव सेल में अब कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन जनरेटिव सेल में फर्दर डिवाइडेशन होगा और फिर पुनः माइटोटिक डिवीजन ही होगा। क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। तो यह सेल भी अगुणित थी, यह सेल भी अगुणित थी, और अब चूंकि जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें जो गैमीट बनेंगे वो भी अगुणित ही होंगे। तो अब जनरेटिव सेल में जो डिवीजन हो रहा है, आप माइटोटिक डिवीजन, यह पुनः हो रहा है। इसके पहले जो माइटोटिक डिवीजन हुआ था इसको हम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, और जो जनरेटिव सेल में हो रहा है उसको हम सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कहेंगे। जनरेटिव सेल में डिवाइड होने के फलस्वरूप पुनः दो अगुणित कोशिकाएं बन गईं और इसे हम कहेंगे मेल गैमीट। क्या कहेंगे? मेल गैमीट। ठीक है, ये भी मेल गैमीट और ये भी मेल गैमीट। ठीक है, और ये तो वेजिटेटिव सेल था ही, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है,
ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। तो कुछ पौधों में 2 सेल स्टेज पे और कुछ पौधों में 1, 2, 3 सेल स्टेज पे डेhiscence होता है, बल्कि आप मोस्टली ये देखेंगे कि 2 सेल स्टेज पर ही जो डेhiscence है वो हो रहा है। इसमें ध्यान देंगे, जब 3 सेल स्टेज का निर्माण हो जाता है, इस 3 सेल स्टेज में 2 मेल गैमीट हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। इन तीनों को हम कहते हैं मेल जर्म यूनिट। मेल जर्म, ठीक है। तो आप इस तरह से आप देखें कि एक माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर के कैसे एक पॉलन ग्रेन में बदलता है और डेहिस होकर, स्फुटित होकर पौधों के मादा जनांग स्टिग्मा पर जाके पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा या हवाओं के द्वारा जैसे भी पॉलिनेशन हो रहा है उस पौधे में, उस स्टिग्मा पर जाके गिरेगा और फिर उसमें डेवलपमेंट होगा, जिसकी फर्टिलाइजेशन होगा और उस पौधों में बीज और फल का निर्माण होगा। तो आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे, अभी आपने देखा कि मेल गैमेटोफाइट कैसा था। मेल गैमेटोफाइट में जो फर्स्ट सेल आपकी मेल गैमेटोफाइट की थी वो माइक्रोस्पोर थी, जो डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे निर्माण हो रहा है और उसकी प्रक्रिया जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, गुरु बीजाणु जनन है, वो कैसे हो रहा है, उसको हम यहाँ से देखेंगे। धन्यवाद।